द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के चैप्टर नंबर 5 गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी से हमें ये लेसन्स मिलते हैं कि रिच होने के रिच बनने के मिलियन ऑफ वेज हैं, जिसके ऊपर कई किताबें भी लिखी हुई मिल जाएंगी। पर रिच बने रहने का, स्टेइंग वेल्दी का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, जो कि एक कॉम्बिनेशन है केयरफुल होने का, ये पता होने का कि हम कहाँ पे और क्या और कितना स्पेंड कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्मार्ट चॉइसेस लेने का, अलर्ट होने का, और हमारे वेल्थ को जो थ्रेट और ख़तरा हो सकता है उससे अवेयर होने का। फिर हम दो एग्जांपल्स देखते हैं, दो इन्वेस्टर्स के, जो कि काफ़ी पुरानी बात है। पहले एग्जांपल है जेसी लिवरमोर का। जेसी लिवरमोर 1877 में पैदा हुए थे और वो उस टाइम पे स्टॉक ट्रेडर बने थे, जिस टाइम पे लोगों को पता भी नहीं था कि ट्रेडर भी बना जा सकता है, ट्रेडर जैसी भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। 30 की उम्र तक जो उनकी वर्थ थी वो आज के टाइम पे $1 मिलियन जितनी थी। अक्टूबर 1929 में अमेरिका में एक बहुत ही बड़ा रिसेशन आया था, स्टॉक्स मार्केट क्रैश हो गए थे। जो 1/3 मार्केट थे वो सीधे के सीधे उनकी वैल्यू ख़त्म हो गई थी। ना जाने कितने सारे वॉल स्ट्रीट के जो ट्रेडर्स थे वो सुसाइड कर रहे थे इस लॉस की वजह से। पर जो जेसी लिवरमोर थे उन्होंने ये चीज़ पहले से प्रिडिक्ट कर ली थी। उनको ये आइडिया लग गया था कि शायद स्टॉक्स की वैल्यू नीचे गिर सकती है, और उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये बियर मार्केट का टाइम है, और उन्होंने स्टॉक्स को, शेयर्स को शॉर्ट कर दिए थे, जिसकी वजह से उन्होंने इतने बड़े रिसेशन में ढेर सारे पैसे कमाए थे। उनके लिए वो बेस्ट ट्रेडिंग डे था और उन्होंने इस रिसेशन के टाइम पे अपनी वर्थ $100 मिलियन जितनी कर ली थी। वहीं पे एक दूसरा एग्जांपल भी है अब्राहम जर्मेंस्की का। अब्राहम जर्मेंस्की भी एक मिलियनेयर थे। उन्होंने भी 1920s के स्टार्टिंग में, जब स्टॉक्स की प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही थी, तो उन्होंने बहुत अच्छा खासा, बहुत हैवी अमाउंट्स में इन्वेस्ट करा था। बट वही 1929 में जैसे रिसेशन आया था, उन्होंने सब कुछ खो दिया था और उनका लॉस इतना बड़ा था, उनसे संभाला नहीं गया अपने आप को और उन्होंने सुसाइड कर ली। इसी 1929 का जो ये क्रैश था, इकोनॉमिक क्रैश था, स्टॉक मार्केट का क्रैश था, इसने लिवरमोर को बहुत ही ज़्यादा रिच बना दिया, वही जब जर्मेंस्की को बहुत ही ज़्यादा पुअर बना दिया। पर इसी के 4 साल बाद अब जो लिवरमोर थे वो बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके थे। उन्होंने फिर से कुछ ऐसे प्रिडिक्ट करा कि एक और बियर मार्केट आएगा, उन्हें लगा कि फिर से स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा, तो उन्होंने बहुत सारा अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, लोन्स लेके इन्वेस्ट कर दिया, डेट लेके बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। पर इस बार उनका ये बेट गलत था। उन्होंने सारे के सारे $100 मिलियन लॉस कर दिए और इसकी वजह से फाइनली उन्होंने भी सुसाइड कर लिया। तो इन्हीं दो एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि ये दोनों ही लोग रिच बनने में तो बहुत ही ज़्यादा माहिर थे, पर रिच बने रहने में नहीं माहिर थे। पैसे बनाना या फिर कमा पाना एक अलग चीज़ है, पर रिच बने रहना काफ़ी डिफरेंट है उससे। पैसे बनाने के लिए, रिच बनने के लिए शायद सिर्फ रिस्क और ऑप्टिमिज्म चाहिए होता है। वहीं रिच बने रहने के लिए हमें जस्ट रिस्क का अपोजिट चाहिए। हमें अपने अंदर ये डर भी होना चाहिए कि हमने जितना कमाया है सब गायब भी हो सकता है। फिर इसी तरह से एक और एग्जांपल है माइकल मॉरिट्स का। माइकल मॉरिट्स जो हैं वो भी एक बिलियनियर थे और वो सिकोया के हेड थे। तो उनसे एक बार इंटरव्यू में पूछा गया कि सिकोया को क्या है जो इतना सक्सेसफुल बनाता है, तो वो कहते हैं इसका आंसर है लॉन्जिविटी। हम पिछले 4 डिकेड्स से एग्जिस्ट कर रहे हैं और हमारे एग्जिस्ट करने का रीज़न ये है कि हमें हमेशा ये डर बना रहता है कि हम बिज़नेस से बाहर हो सकते हैं। हम कभी भी अपने पिछले कल के सक्सेस से ये नहीं समझते हैं कि हम आने वाले कल में भी सक्सेस होने वाले हैं। उन्होंने यही कहा था कि हमारी एबिलिटी टू स्टिक अराउंड फॉर लॉन्ग विदाउट गिविंग अप है जो हमें सक्सेसफुल बनाती है। सीख हमें यह मिलती है कि हमें एक सर्वाइवल मेंटालिटी के साथ जीना पड़ेगा, और अगर हम इस मेंटालिटी के साथ जिएंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो कंपाउंडिंग है वो अपना कमाल दिखाएगा। कंपाउंडिंग 1 साल में कोई अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, वहीं अगर 10 साल हो तो काफ़ी अच्छा खासा रिजल्ट वो देगा, और यही चीज़ अगर 30 से 50 साल के लिए हो जाए तो इसके रिजल्ट इतने एक्स्ट्रॉर्डिनरी होते हैं, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। तो आप इसको लॉजिकली समझ भी नहीं पाते हैं कि कितना ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि हमारी ज़िंदगी में, हमारे फाइनेंशियल सक्सेस के रास्ते में ढेर सारी इनएविटेबल अप्स एंड डाउन्स आएंगे, उन्हें हमें सर्वाइव करना पड़ेगा। वॉरेन बफे कभी भी डेट से कैरी आउट नहीं हुए, वो कभी भी, उनको इतना बड़ा लॉस नहीं झेलना पड़ा, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। वो अपनी ज़िंदगी में 14 रिसेशंस के गो थ्रू हुए हैं आज तक, पर किसी में भी वो ना ही पैनिक हुए और ना ही उन्होंने अपने सारे स्टॉक्स से सेल कर दिए किसी भी रिसेशन में। वो कभी सिर्फ एक स्ट्रैटेजी या फिर एक ट्रेंड पे स्टिक्ड होके नहीं रहे, उन्होंने क्विट नहीं करा, वो सर्वाइव करे अपने इस 10 साल की उम्र से लेकर 89 साल की उम्र तक। आप में से कुछ लोगों ने शायद से नाम सुना होगा वॉरेन बफे के साथ चार्ली मुंगेर का, पर शायद से किसी ने भी रिक ग्यूरियन का नाम नहीं सुना हुआ होगा। वॉरेन बफे, चार्ली मुंगेर और रिक ग्यूरियन तीनों ही काफ़ी उम्दा, बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टर्स थे। ये सभी साथ में काम करते थे। पर फिर ऐसा क्यों हुआ कि हमने आज तक कभी रिक ग्यूरियन का नाम नहीं सुना? इसका आंसर ये है कि वॉरेन बफे और चार्ली मुंगेर को पता था कि वो वेल्दी बनेंगे, उन्हें इस चीज़ की कोई बहुत ज़्यादा जल्दी या हड़बड़ी नहीं थी।
पर रिक को इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी थी, जिसकी वजह से रिक ने ढेर सारे लोन्स लिए और बाद में स्टॉक्स के प्राइसेस 70% तक जब गिर गए तो उन्हें ये स्टॉक्स बेचने पड़े, वो भी बहुत लो वैल्यू पे। सो तीनों बराबरी स्किल्ड थे रिच एंड वेल्दी बनने में, पर सिर्फ और सिर्फ बफे और चार्ली ही स्किल्ड थे वेल्दी बने रहने में, रिक नहीं थे, जो कि सबसे ज़्यादा मैटर करता है वेल्दी बने रहना। फिर इन लास्ट ऑथर हमें 3 फाइनल लेसन्स देते हैं इस चैप्टर्स के। पहला लेसन ये कि फाइनेंशियली अनब्रेकेबल होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बड़े रिटर्न्स के पीछे भागने के कंपैरिजन में। अगर हम फाइनेंशियली अनब्रेकेबल हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम लंबे टाइम तक टिके रहें, भले ही हमारे रिटर्न्स उतने ज़्यादा हाई ना हो एक्सट्रीमली, अगर हम इन कंपैरिजन तो अगर ज़्यादा रिटर्न्स के पीछे भागते तो, पर क्योंकि हम ज़्यादा टाइम तक टिके रहेंगे तो कंपाउंडिंग अपने वंडर्स दिखाएगा और ऑटोमेटिकली हमें बहुत अमेजिंग रिटर्न्स मिलेंगे। जब बुल मार्केट का टाइम होता है, जिस टाइम स्टॉक्स की वैल्यू हाई जा रही होती है, तो कोई भी उस टाइम पे कैश में इन्वेस्टमेंट्स नहीं होल्ड करना चाहते हैं, सभी चाहते हैं स्टॉक्स खरीदने का। पर अगर सपोज बाई चांस अगर हमें ये एग्जैक्टली आइडिया नहीं लग पाता है कि बुल मार्केट किस टाइम पे अपने पीक पे होगा और वो अचानक से कोलैप्स कर जाता है, तो उस टाइम पे अगर हमने ये सोच के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करा होता कि हमें 10% का रिटर्न मिलेगा और कैश में तो सिर्फ 1% का ही रिटर्न मिलता, तो उस टाइम पे तो ये चीज़ कंप्लीटली इनवैलिड हो जाएगी। वहाँ पे तो यही होगा कि जो कैश इन्वेस्टमेंट जो सिर्फ 1% रिटर्न देता वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है इन कंपेरिजन टू स्टॉक्स में जो हमें लॉस हो जाता। दूसरा लेसन ऑथर ये देते हैं कि प्लान करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्लान करना है कि अगर हमारा प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चला तो। वो ये कहते हैं कि अगर हम अपने ज़िंदगी के आगे 20 साल के लिए अपनी सेविंग्स को, सैलरी को, इन्वेस्टमेंट को अगर प्लान कर रहे हैं, तो हमें जो भी पिछले 20 साल में जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी कंडीशंस अराइज हुई हैं, उनको अनदेखा नहीं कर सकते हैं, उन पर प्रॉपर स्टडी रिसर्च करना पड़ेगा। हमारा फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल भी हो सकता है और अप्स और डाउन से भरा हुआ हो सकता है, तो इसलिए हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड रूम फॉर एरर को ध्यान में रखते हुए अपने सारी चीज़ें प्लान करना होगा। मतलब ये कि अगर हम ये प्लान कर लेते हैं कि हमें आगे आने वाले सालों में इन्वेस्टमेंट के थ्रू इतना सपोज 8% का रिटर्न कमाना है, पर हमारा प्लान ऐसा होना चाहिए कि अगर किसी भी चीज़ की वजह से वो रिटर्न 8% ना होकर 4% भी मिला तो हमारे लिए दिक्कत ना हो जाए। तीसरा और आखिरी लेसन इस चैप्टर में ऑथर ये देते हैं कि हमें ऑप्टिमिस्टिक तो रहना चाहिए फ्यूचर के बारे में, पर साथ ही साथ थोड़ा पैरानॉइड भी। हमें ये अंदाज़ा लगा के चलना चाहिए कि कुछ ऐसा भी हो सकता है जो हमारे बेटर फ्यूचर को प्रिवेंट करे, जो रोक ले। हमें सेंसिबली ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। हमें ये आइडिया होना चाहिए कि अगर हमारे जर्नी, इस सक्सेस की जर्नी में अगर कहीं पे कुछ बहुत बड़ी गड़बड़े मिजरी भी आई तो भी हमें कैसे डील करना है। ऑथर एग्जाम्पल देते हैं जैसे 20 साल की उम्र में जो हमारे ब्रेन में साइनेप्टिक कनेक्शंस होते हैं वो आधे हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू जब हम 2 साल के होते हैं, बट हम 20 साल की उम्र में ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। सो प्रोग्रेस के रास्ते में डिस्ट्रक्शन पॉसिबल है। किसी भी इकॉनमी, कैरियर या फिर वेल्थ के ग्रोथ के रास्ते में बीच में ढेर सारे लॉसेस भी होते हैं। पिछले 100-150 सालों में अनकाउंटेबल वॉर्स, पैंडेमिक्स, डिजास्टर्स, रिसेशन, स्टॉक्स की वैल्यू का गिरना और इन्फ्लेशन रहा है। ये अनगिनत बार हुई हैं ये चीज़ें, पर फिर भी अगर हम कंपेयर करते हैं पिछले 100 साल में या 50 साल में या 10 साल में भी, तो हमारी इकॉनमी इंप्रूव ही हुई है, स्टॉक्स के प्राइस हाई ही गए हैं। तो बस बात यही है कि बीच में बहुत बड़े बड़े लॉसेस भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डाउनफॉल भी हो सकता है, बहुत बड़े अप्स एंड डाउन्स भी आ सकते हैं, बट हमें लंबे टाइम तक टिके रहना है। हमें पहले से ही मार्जिन ऑफ एरर रखना है अपने प्लान में, और एट द एंड तभी हम सक्सेस कर पाएंगे।